आप सभी को नमस्कार। सौभाग्य से राष्ट्रीय कवि संगम के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगदीश मित्तल जी 76 वर्ष पूर्ण करके साथ साथ यानी सबके साथ 77वें में प्रवेश करेंगे आज। और उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है। जिनका स्वयं का जीवन दीपक की तरह रहा हो, वास्तव में तो उनकी उपस्थिति ही दीप प्रज्वलन होती है, परंतु हमारी परंपरा है कि हम इस सारस्वत कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करें। तो सर्वप्रथम मैं मंच पर आने के लिए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अजय रामदास महाराज जी, पीठाधीश्वर श्री क्षेत्र रामटेक नागपुर, जो हमारी श्रीलंका से अयोध्या तक की 41 दिन की यात्रा में जिनका रथ हमारे साथ रहा और जो जगदीश जी के सारथी के रूप में, कौन सारथी था, कौन कृष्ण था, कौन अर्जुन था, ये निर्णय आप करें। मेरे लिए तो दोनों ही पूज्य हैं। उन्हें और आदरणीय जगदीश जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं एवं मंच पर आए श्री संजीव गोयल जी, संरक्षक ट्रस्टी राष्ट्रीय कवि संगम, श्री अखिल मित्तल जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, श्री शंकर गुप्ता जी, जोगेंद्र ग्रुप मंडी गोविंदगढ़ से, और आदरणीय जगदीश जी के निजी चिकित्सक डॉक्टर पीडी गर्ग, प्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक, इन सब से, और जो मंच पर जिनके नाम है, इनमें से यदि कोई ऐसा आ गया और मेरी नज़र ना पड़ी हो तो चूक ना हो जाए मुझसे, उन सब से मैं निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन के लिए कृपया श्री अखिल मित्तल जी और श्री लक्ष्मी गोयल जी, श्री लक्ष्मी गोयल जी से निवेदन है। अमित शंकर जी, अमित जी, श्री अमित गुप्ता जी, शंकर जयपुरिया जी, डॉक्टर पुनीत गोयल जी, श्री शंकर गुप्ता जी जी, नाम बोलना था इधर। श्री भुवनेश सिंगल जी से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलन के लिए खड़े अपनी ड्यूटी पर है। श्री रोशन कंसल जी से निवेदन है, कृपया आप मंच पर आए, और श्री राजेश चेतन जी से भी निवेदन है, आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। श्रीमती सावित्री मलिक जी से निवेदन है, आप भी कृपया दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर सुशोभित हों। और पंडित जी जो स्वस्ति वाचन करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ, वे जरा मेरे साथ आए। श्री महेश शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उनसे भी निवेदन है। श्री सुनील मित्तल जी, श्री सुनील मित्तल जी से भी निवेदन है, वे भी आ जाए, दीप प्रज्वलन होने को है जी। आदरणीय जगदीश जी के छोटे भाई श्री सीताराम गोयल जी हमारे बीच में, मैं निवेदन करता हूँ। श्री सीताराम जी से निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर तशरीफ लेकर आए। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता श्रोता द्वास्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालयग्न सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ सिद्ध भैरवं भजे, अवंतिकापुरादिनाथ सिद्ध भैरवं भजे।
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहद्स्वामरुतः प्रसन्मातरः शुभं जवानो विदधे खुजगमयः अग्निजीवामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्ये माक्षविजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनो बिभ्रसे महि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्ति देवा जत्रा न सकरा जरसं तनूनां मा पुत्रा सोजत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तो अदितिर्द्योग्रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनाः अदितिर्जानितम् ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। नहीं, कुछ लोग मंच पे ही रुकेंगे। हाँ, श्रद्धेय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अजय रामदास महाराज जी से निवेदन कि वो मंच पर स्थान ले लें। आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी से भी निवेदन करूंगा, आज जिनके निमित्त जिनके जन्मोत्सव को हम मना रहे हैं, कि वो मंच पर स्थान ले लें। मैं परम श्रद्धेय श्री रमेश अग्रवाल जी, चेयरमैन अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर स्थान ले लें। महाराज जी मंच पर। हमारे बीच में श्री संजीव गोयल जी हैं। संजीव जी से निवेदन करूंगा, हमारे संरक्षक ट्रस्टी हैं राष्ट्रीय कवि संगम के, कि वो मंच पर आकर स्थान ले लें। हमारे बीच में श्री अखिल मित्तल जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं। मित्तल जी से निवेदन कि मंच पर अपना स्थान ले लें। हमारे बीच में अमित गुप्ता जी, यूनाइटेड होम्स दिल्ली से हैं, उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह है कि मंच पर आकर स्थान ले लें। हमारे बीच में श्री अखिल सिंघल जी, अल्फा होम से हैं। श्री शंकर जयपुरिया जी, अध्यक्ष राजस्थान रत्नाकर, शंकर जी से निवेदन कि वो मंच पर आकर अनुग्रहित करें। हमारे बीच में डॉक्टर पीडी गर्ग जी हैं, प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक। डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर स्थान ले लें। हमारे बीच में श्री लक्ष्मी गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर स्थान ले लें। एकल अभियान से श्री सुनील मित्तल जी, उनसे भी निवेदन के मंच पर आकर स्थान ले लें। और मैं चाहता हूं कि हम अपने सम्मानित अतिथियों का सम्मान इस मंच के द्वारा करें। मैं सबसे पहले परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अजय रामदास महाराज जी पीठाधीश्वर श्री क्षेत्र रामटेक नागपुर से जो हमारे बीच में हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय बाबूजी श्री जगदीश मित्तल जी और श्री डॉक्टर अशोक बत्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो स्वामी जी का सम्मान
प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करके सम्मान करें। डॉक्टर पुनीत गोयल जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, उनसे निवेदन कि वो मंच पर आ जाएं। बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री रमेश अग्रवाल जी को, जो अग्रवाल पैकर्स मूवर्स के चेयरमैन हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत भी आप हैं। आदरणीय के स्वागत के लिए मैं श्री महेश चंद्र शर्मा जी, महामंत्री राष्ट्रीय कवि संगम, और बाबूजी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हर सम्मान में साथ रहें, तो सम्मान का भी सम्मान बढ़ेगा। तो प्रतीक चिन्ह भेंट कर और श्री एस.एन. बंसल, एकल विद्यालय सूर्या रोशनी, श्री संजीव गोयल जी, एस.एन. बंसल जी आ गए हैं, तो कुछ तो जोर है मेरी भी आवाज में। आदरणीय एस.एन. बंसल जी उपस्थित हो गए हैं और मैं चाहूंगा कि हम उनके सम्मान के लिए आदरणीय श्री राजेश चेतन जी से निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पर और प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर आदरणीय श्री एस.एन. बंसल जी, एस.एन. श्री संजीव गोयल जी के स्वागत और सम्मान के लिए मैं निवेदन करता हूं श्री भुवनेश सिंघल जी, जो हमारे राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कि वो अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर बाबूजी के सानिध्य में श्री संजीव गोयल जी का सम्मान करें। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आदरणीय श्री अखिल मित्तल जी की उपस्थिति है। उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय श्री राजेंद्र कलकल जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और एडवोकेट अखिल मित्तल जी का स्वागत करें, सम्मान करें इस मंच के माध्यम से, और आप सब भी सम्मान में अपनी तालियों से सहभागिता कर सकते हैं। राघव गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। आदरणीय श्री हमारे बीच में श्री अमित गुप्ता जी हैं यूनाइटेड होम से। अमित गुप्ता जी के भुवनेश सिंघल जी से निवेदन करता हूं कि वो सम्मान करें। अभी यहीं पे हमारे बीच में श्री अखिल सिंघल जी, अल्फा होम्स दिल्ली,
उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय रोशन कंसल जी से विनम्र, अभी नहीं है, श्री शंकर जयपुरिया जी, आदरणीय श्री रोशन कंसल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और श्री शंकर जयपुरिया जी का सम्मान प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान करें। हमारे बीच में प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर पीडी गर्ग जी हैं। आदरणीय गर्ग जी के सम्मान के लिए मैं युवा कवि भाई धर्म सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और बाबूजी के साथ मिलकर आदरणीय डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। हमारे बीच में श्री शंकर गुप्ता जी के सम्मान के लिए मैं बहन सावित्री मलिक जी को आमंत्रित करूंगा कि एक बार वो मंच पर आ जाएं। हमारे राष्ट्रीय कवि संगम की ट्रस्टी हैं और लगातार एक्टिव बहुत रहती हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, किताबें कई आ चुकी हैं उनकी। 73 वर्ष की युवा बहन हमारी सावित्री मलिक जी। श्री शंकर गुप्ता जी, शंकर गुप्ता जी जोगेंद्र ग्रुप मंडी गोविंदगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनके सम्मान के लिए। हमारे बीच में राघव गोयल जी आ चुके हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई राजेश अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं, उन्हें बुलाता हूं कि एक बार मंच पर आए। अश्वनी जी हैं, ईश्वर मित्तल जी, श्री राघव गोयल जी किस्को कास्टिंग्स इंडिया लिमिटेड से हमारे बीच उपस्थित हैं। लक्ष्मी गोयल जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि वो एक बार आए और लक्ष्मी गोयल जी का सम्मान मैं स्वयं करना चाहूंगा। देश भर में 1 लाख से अधिक स्कूल जो संचालित किए जा रहे हैं, एकल विद्यालय बहुत ही अच्छा, एक बड़ा उपक्रम राष्ट्र में, राष्ट्र को एक विशेष पहचान शिक्षा के क्षेत्र में देने वाले श्री लक्ष्मी जी का हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। पीके आजाद जी दिल्ली प्रदेश के हमारे महामंत्री, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं मित्तल साहब आपका। डॉक्टर पुनीत गोयल जी से निवेदन करूंगा एक बार मंच पर आए। रोहित चौधरी इटावा से हमारे बीच हैं, रोहित चौधरी से निवेदन के वो आए और डॉक्टर पुनीत जी का डॉक्टर पुनीत जी, सुनील मित्तल जी, सुनील मित्तल जी के सम्मान के लिए मैं पुनः एक बार महेशन शर्मा जी को आवाज देता हूं कि वो आए। महामंत्री राष्ट्रीय कवि संगम।
अब मैं पुनः मंच माइक आदरणीय डॉक्टर बत्रा जी को प्रदान करना चाहता हूं कि वो आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर अशोक बत्रा जी। सीताराम मित्तल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आदरणीय जगदीश जी के भाई हैं। उनका हम सम्मान करना चाहते हैं इस अवसर पर, इस मंच के माध्यम से, राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से। और उनके सम्मान के लिए मैं उन दो राष्ट्रीय कवि संगम की और बाबूजी की उन दो बेटियों को आवाज देना चाहता हूं जो बहुत एक्टिव रहती हैं। मंजू शाक्य जी और कल्पना शुक्ला जी आए। और भाभी जी भी साथ में हैं। हमारे बीच में नीला जी जो पूर्व मेयर हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की, मैं उनका दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से। आइए आदरणीय डॉक्टर बत्रा जी। इस स्वागत समारोह के पश्चात, क्योंकि कार्यक्रम आदरणीय जगदीश जी के जन्म दिवस पर हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी तरह से उनका अभिनंदन करने के लिए आएंगे। उसका अवसर यथा समय आपको मिलेगा, आप तब उनके व्यक्तिगत निजी रूप से अभिनंदन के लिए आएंगे। लेकिन शुरुआत इस तरह के अभिनंदन संदेश से हो तो अपने मंच पर जिन्हें होना था, श्री एस.एन. बंसल जी, उनकी धर्म पत्नी ने, श्रीमती अनीता बंसल जी ने एक संदेश आपके नाम दिया है। मुझे लगता मैं ओपनिंग में वह पढ़ दूं ताकि वह अभिनंदन भी सबकी ओर से हो जाए। उन्होंने लिखा है, आदरणीय भाई साहब, श्याम बाबा ब्लेस यू, स्वस्थ रहो हमेशा, खुश रहो हमेशा। आपने जो त्यागमय, समाज समर्पित, कवि जन के संरक्षक के रूप में जो जीवन जिया है, वो हमारे लिए और युवा पीढ़ी के लिए उदाहरण है। काश हम भी त्याग की शक्ति को पहचाने। यही बधाई होगी भाई साहब आपके लिए। आपके पद चिन्हों पर चले हम सब, तभी देश समाज महान बनेगा। श्याम बाबा, बालाजी, गौ माता आपको हमेशा स्वस्थ रखे। यह संदेश मैंने पढ़ दिया और यहीं से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मुझे याद है कि जब श्री राजेश चेतन जी महामंत्री होते थे, वे आदि महामंत्री यानी आरंभिक वे थे और ये सारा नींव उन्हीं की खड़ी की हुई है। हम तो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो पहले ही वर्ष से जब आदरणीय जगदीश जी का जन्म दिवस आया तो उनके मन में योजना आई, क्यों ना नवोदित पीढ़ी को कुछ आगे बढ़ाया जाए। तो 19 वर्ष हो गए, हर वर्ष 10 कवि या इससे अधिक कवि यहाँ आते हैं और उनको हम चुनते हैं। इस कार्यक्रम का परिचय देने के लिए मैं अभी बाद में बुलाऊंगा, लेकिन राष्ट्रीय कवि संगम आखिर है क्या? आप सब लोग जुड़े तो हुए हैं, लेकिन क्या है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैं दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और राष्ट्रीय कवि संगम का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित। चलिए, आप सबकी उपस्थिति को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत सुंदर वातावरण, एक साहित्यिक कार्यक्रम जिसमें आपकी उपस्थिति हुई। राष्ट्रीय कवि संगम
एक ऐसा अभियान जो वर्ष 2007 में वाल्मीकि जयंती के दिवस पर, उस प्रमुख दिवस पर जिसकी स्थापना की गई, आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी जिनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई, और इसमें बहुत सारे इनके साथ में ऐसे कार्यकर्ता जुड़े, कवि जुड़े, जिन्होंने पूरे देश में एक ऐसी ख्याति प्राप्त की, इस अभियान को एक ऐसा अभियान बनाया राष्ट्रीय कवि संगम को, कि जो आज भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश में और उन प्रदेशों के भी लगभग प्रत्येक जिले में इसमें आपने इसकी इकाइयों की स्थापना की। उन महत्वपूर्ण लोगों में यहां पर कुछ संस्थापक लोग भी बैठे हैं। आदरणीय जगदीश मित्तल जी तो मुख्य रूप से हैं, उनके सहयोगी के रूप में श्री राजेश चेतन जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तो हम सब उनसे प्रणाम कर लें, सब पहचान लें। एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय श्री राजेश चेतन जी के लिए। देश का एक बड़ा कवि, मगर उसमें कार्यकर्ता का गुण कैसा होना चाहिए, इसका जीवंत उदाहरण श्री राजेश चेतन जी हैं, कि अपनी पंक्ति में जहां उनको कह दिया गया वो वहां पर बैठे हुए हैं। ये बड़ा मन है उनका। एक बार जोरदार तालियां पुनः राजेश चेतन जी के लिए। एक उनमें एक और बड़ा नाम जो संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे बीच या राष्ट्रीय कवि संगम के मंत्री के रूप में रोशन कंसल जी है, वो भी यहाँ पर विराजमान है, और एक बार खड़े हो जाए। ऐसे बड़े नाम यहाँ पर सामने बैठकर उन युवा कवियों को सुनने वाले हैं जो आज 19वीं दस्तक, युवा पीढ़ी की दस्तक के नाम से जो एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जा रहा है, जिसमें 10, 12, 15 लोगों का चयन किया जाता है। देश भर के वो प्रमुख कवि, वो श्रेष्ठ कवि जिनको चिन्हित करके इस मंच तक लाने का एक अभियान राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से चला। आज आप उन कवियों को यहाँ पर सुनेंगे, और मुझको पूरा विश्वास है कि जब आप उनको सुनेंगे तो निश्चित रूप से सराहेंगे भी, और ऐसा भी मुझको विश्वास है कि उनको विश्व के पटल पर, भारत के पटल पर, और अपने अपने माध्यमों से जहां आप उनको ला सकते हैं, इस समाज की काव्य जगत की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझको विश्वास है। आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी जो इसके केंद्र में रहे राष्ट्रीय कवि संगम के, उनके विषय में जितना कहा जाए कम है। कई बार हम उनकी विशेषता में एक दो चीजें मन की बताते हैं। विशेषता में बहुत सारे गुण होते हैं व्यक्ति के, बताए साथ जा सकते हैं, मगर कुछ ऐसी प्रेरणामयी चीजें जो मुझको लगता है कि समाज के समक्ष आनी चाहिए, समाज के बीच में आनी चाहिए। आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी एक ऐसा नाम कि जिनके पास अपनी संपत्ति के नाम पर सच कहूं तो कुछ भी नहीं है, जीरो, शून्य। और इसका प्रमाण कि उनके पास न कोई बैंक खाता, न उनके पास अपनी कोई संपत्ति, जो भी संपत्ति शेष बची है वो सब राष्ट्रीय कवि संगम के नाम है। आपको श्री प्रवीण शुक्ला जी हमारे मध्य आ गए हैं, श्री अर्जुन सिसोदिया जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संपत्ति के रूप में जो आपको पैतृक रूप से लगभग 2 करोड़ की जो संपत्ति मिली थी, जो उनके आपके हिस्से की संपत्ति थी, वो भी आपने इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए दान कर दी, और राष्ट्रीय कवि संगम के खाते में देकर, और नए कवियों को, युवा कवियों को आगे बढ़ाने का जो प्रकल्प आप चला रहे हैं, एक अनुकरणीय है। और इससे भी कहीं अधिक, जिसने अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व दान कर दिया हो, उसके बाद बचता है तो केवल ये शरीर बचता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी ने अपना शरीर भी मेडिकल जगत को दान में दे दिया है। आइए ऐसे महापुरुष के लिए, राष्ट्रीय कवि संगम के लिए एक बार मन से जोरदार तालियां बजाएं, और लगभग ये क्लैपिंग आपकी चलती रहे। आदरणीय जगदीश मित्तल जी के श्री चरणों में हमारा प्रणाम पहुंचे, जोरदार प्रणाम पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।
पास मुस्कुराने के सिवा, प्रसन्न होने के सिवा कुछ कहने को नहीं है। ऐसा ही अभिनंदन अभिप्रेत था जो अपने आप हुआ। जो अपने आप होता है वह सात्विक होता है। बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कहता हूँ कि खुद कविता लिखते नहीं हैं और कविता लिखने वालों के इतने फैन हैं, उनके इतने चहेते हैं कि ऐसे फैन बहुत कम होते हैं। उनकी प्रशंसा करते करते उनके साथ साथ मैं लगा रहूं, इस कामना से आपने इतना बड़ा कवियों का संसार अपने इर्द गिर्द लपेट लिया। और मैं कई बार कहता हूं, ये कवि, हम छंदों का व्याकरण जानते हैं पर जगदीश जी संबंधों का व्याकरण जानते हैं। संधि जिससे भी की दीर्घ की, जो व्याकरण जानते हैं ना वो थोड़ा समझेंगे। संधि जिससे भी की दीर्घ की, फिर उससे की इतनी गुण वृद्धि कि कुछ चेले खास हो गए, थे तो निपट तत्पुरुष पर बहुब्रीहि समास हो गए। कितने ही चेले, कर्म इतने किए कि क्रिया प्रधान हो गए, आए थे संज्ञा बनकर सर्वनाम हो गए। जगदीश जी के व्यक्तित्व को जो मैं समझाऊं, ये तो मैंने पिछले वर्ष लाइनें सुना दी थी। इसका एक एक्सटेंशन थोड़ा और किया है। जो थोड़ा सा व्याकरण को समझते होंगे वो इसका मजा ले पाएंगे। माना वे अकवि हैं, कविता नहीं लिखते, पर कवियों के संग जीते हैं, काव्य मकरंद पीते हैं। जिए तो सकर्मक क्रिया से जिए और कर्म बढ़ चढ़ करके किए। किसी से अपादान किया नहीं, सबके लिए संप्रदान हो गए, आए थे संज्ञा बनकर सर्वनाम हो गए। विशेषण होते होते खुद विशेष हो गए, स्वयं जीवन के उद्देश्य हो गए। विशेषण होते होते विशेष हो गए, स्वयं जीवन के उद्देश्य हो गए। और विशेषण बनना भी पड़ा तो क्रिया के बने, क्रिया विशेषण बने, किसी संज्ञा के विशेषण नहीं बने। जो कभी वचन देखकर बदल जाए, लिंग देखकर बदल जाए, काल देखकर बदल जाए, ऐसे विशेषण नहीं बने। बने तो क्रिया विशेषण बने। अब इसकी गहराई अब तब समझेंगे, बहुत लोगों को जिंदगी में व्याकरण नहीं समझ में आएगी, मेरी इस कविता को समझेंगे। और कुछ नहीं तो व्याकरण, क्रिया विशेषण और विशेषण का अंतर जरूर समझ में आएगा। खैर, मैं चाहता भी था कि इन भाषणों के बीच में थोड़ा सा उसको किसी भी तरह से बांटा जाए और उसकी अलग दिशा की जाए। हर वर्ष 10 या 12-13 कवि चुने जाते। 19 साल हो गए, 250 से अधिक कवि हमने चुने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गए। उनमें से किसी एक कवि को, जो इस समय पूरे देश में अपना कविता के क्षेत्र में झंडा फहरा रहा हो, ऐसे एक कवि को श्री जगदीश मित्तल काव्य पुरस्कार भी दिया जाता है। इस वर्ष जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है उनकी घोषणा करूंगा और उन पर एक जिम्मेवारी डालूंगा कि वो केवल 5-6 मिनट में ये भी बताएं कि दस्तक नई पीढ़ी है क्या और अपनी कविता पाठ भी करें। इस बार ये सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होने जा रहा है वे हैं श्री राजेश अग्रवाल। छठी दस्तक के कवि श्री राजेश अग्रवाल जी, यदि मुझे सुन रहे हो तो उनसे निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आए। मैं होता तो मैं नाम सुनते ही खड़ा हो जाता। आपको लगता है जब तक पुकारे ना तो मैं आऊं कैसे, और मैं कहता हूं जब आपका नाम ले लिया तो फिर दोबारा बुलाऊं कैसे। ये दोनों के बीच में रहता है। श्री राजेश अग्रवाल जी मंचों पर जा रहे, जरा जोरदार ताली हो जाए अभिनंदन श्री राजेश अग्रवाल। हाँ, मैं आदरणीय श्री प्रवीण शुक्ल जी से निवेदन करूंगा वे कृपया मंच पर आए। आपके समीप रहने से, जैसे चार्जर नजदीक हो तो मोबाइल ज्यादा जरा जो है ना कट कट बोलता है, उसकी आवाज में तीव्रता आ जाती है। हमारे दिल्ली प्रांत के हमारे संरक्षक श्री प्रवीण शुक्ल जी के हमारे बीच में और श्री राजेश अग्रवाल जी आए हैं। पुरस्कार इसके पश्चात। माँ वाणी का वंदन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ आदरणीय मित्तल साहब और स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए इस सभागार में
13-14 साल पहले खड़े होने की जो अनुभूति थी, जो एंजाइटी थी, जो उत्सुकता थी, उससे कम आज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन संकट ये है कि जिस अशोक बत्रा जी ने मुझे बुलाने में 6 मिनट खर्च किए, उन्होंने मुझे 6 मिनट दिए। तो गलती अब मेरी बिल्कुल नहीं है, पीछे से बोल चुके 36 मिनट आपके। तो एक बार बत्रा जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। मैं जल्दी से बता दूं, दस्तक, छठी दस्तक में जब आने का अवसर मिला, वो ऐसे ही नहीं मिल गया था, और आज जो 14 कवि चयनित हुए उनको भी ऐसे नहीं मिला होगा। कभी मैंने माँ वाणी की वंदना के क्रम में लिखा था कि न जाने कौन सी कविता धर्म ईमान बन जाए, न जाने कौन सी कविता धर्म ईमान बन जाए, कहीं उपदेश दे गीता, कहीं कुरान बन जाए, कृपा मां शारदे की हो तो फिर है क्या नहीं संभव, न जाने कौन तुलसीदास या रसखान बन जाए। अगर हिंदी कविता मेरे साथ न होती तो जिस देश विदेश में यात्रा का और भावना है, कहीं के शब्द अटक जाते हैं, जिन यात्राओं का उल्लेख कर रहे थे भी अशोक बत्रा जी, शायद मैं कभी भी नहीं जा पाता, कवि संगम का परिवार नहीं कमा पाता। इस मंच से निकले मैं 18 दस्तक के अगर कुछ चेहरे आपको याद दिला दूं तो दस्तक के लिए तालियां बजाने का मन आपका बिल्कुल करेगा। अगर पहली दस्तक की बात करूं तो दीपक सैनी याद आता है, दूसरी दस्तक की बात करूं तो चिराग जैन याद आता है, उसके बाद बात करूं तो सुदीप भोला याद आता है, और उसके बाद सूची में जोड़ते जाइए अनिल अग्रवंशी का नाम, सुमित ओरछा का नाम, अमित शर्मा का नाम, पीके आजाद का नाम, विनोद पाल का नाम, प्रतीक गुप्ता का नाम, सुंदर कटारिया का नाम। तालियां बजा क्यों नहीं रहे मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा। पद्मिनी शर्मा, बलजीत कौर, कल्पना शुक्ला, न जाने ऐसे कितने नाम हैं, 20 से ज्यादा। 19वीं दस्तक, 18 दस्तक। आप एक विचार करें, जेई नीट की एग्जाम जब हम देते हैं, तैयारी करते, जो बच्चे जेई नीट को जानते हैं, जिनके पेरेंट्स जानते हैं, जेई नीट में सफलता का प्रतिशत मात्र 5% होता है। 40 लाख बच्चे बैठते तो 1.5-2 लाख बच्चों को उसमें स्थान मिलता है। कवि संगम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सिर्फ 200 कवियों को लॉन्च किया और 10% से ज्यादा लोग पूरे देश में इस समय तहलका मचा रहे हैं। इससे ज्यादा दस्तक की बैलेंस शीट मैं आपको और क्या दे सकता हूं। दोनों हाथ उठने चाहिए और जिंदाबाद के साथ दस्तक के लिए, राष्ट्रीय कवि संगम के लिए ये तालियां कम है, एक बार और बढ़ा दीजिए। दस्तक में खड़े होने का जो उत्साह था, मैं बताऊं मेरी स्थिति वैसी थी जब दस्तक के लिए चयन होना था। पहले मैं गोष्ठियों में आकर अपनी पर्ची बनाता था, जशवाता था, तब इच्छा थी कि चयन हो जाए। जब चयन हो गया तो लालच बढ़ा, मन हुआ कि माँ वाणी की वंदना का भी अवसर मिल जाए, और लालच बढ़ा कि काव्य पाठ हो गया, माँ वाणी की वंदना हो गया। मैंने धीरे से कान में सरकाया, संचालन किसको दे रहे, तो मुझे संचालन का भी अवसर मिला। ये लालच, एक कवि अगर ये लालच ना पाले तो थोड़ा बहुत सफल होने का भी अधिकार उसका नहीं है। मेरे इस लालच को मैं प्रणाम कर सकता हूं, आपसे तालियां मांग सकता हूं। लीजिए, वहीं से बात शुरू करता हूं, क्योंकि 6-7 मिनट मुझे दिए गए उसी क्रम में, उसी अनुशासन में। दस्तक पर आने से पहले जो मैंने कहा, वहां से बात शुरू करके आज तक की यात्रा रिकैप करता हूं। पिछले 14 वर्षों में मैंने क्या कमाया, वो रिकैप 5-7 मिनटों में। दस्तक से पहले का राजेश अग्रवाल, आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, वहां बोलना था। हाँ, आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, प्यार में हम तो हद से गुजर जाएंगे। बोलिए और क्या हम वसीयत करें, बोलिए और क्या हम वसीयत करें, जिंदगी आपके नाम कर जाएंगे, जिंदगी आपके नाम। और उसके बाद इसी बीच मेरी शादी के भी 20-25 साल हो गए और मैं मंचों पर भी जाने लगा। फिर मैंने लिखा, दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, पत्नी की पीड़ा के नाम। मैं पिछले दिनों
मित्तल साहब सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं ससुराल गया, मेरी सासू माता ने बोला राजेश जी शादी से पहले आपकी पत्नी भगवान शिव के व्रत रखा करती थी। मुझे टेंशन हो गया, आजकल क्यों नहीं रखती। मैं घर पहुंचा, पत्नी से पूछा, माँ कह रही थी शादी से पहले हर सोमवार को शिव जी के व्रत रखा करती थी, अब क्यों छोड़ दिया। पत्नी ने जवाब दिया, माँ ने दूसरी बात नहीं कही। मैंने बोला नहीं, माँ ने यह भी कहा था अगर शिव जी के लगातार व्रत रखोगी तो ढंग का पति मिलेगा। फिर तुमसे शादी हो गई, भगवान से भरोसा ही उठ गया। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। शादी जो उसकी मुझसे हुई टूट गया भ्रम, शादी जो उसकी मुझसे हुई टूट गया भ्रम। किस्मत में जेठालाल है सलमान। तो ये जेठालाल मंचों पर हंसाने लगा। पहली दस्तक में गीत पढ़ा था उसका एक बंद, कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, माँ को याद करके पढ़ा था। कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा। कहाँ गई वो, इसका अंतिम बंद सुनाता हूँ आपको, ये मेरी यात्रा के बैलेंस शीट। सतरंगी सपनों सा बचपन कितनी जल्दी बीता, सतरंगी सपनों सा बचपन कितनी जल्दी बीता। इस जीवन के खेल में मैं भी कभी हारा कभी जीता। सोचा करता हूँ अक्सर की क्या पाया क्या खोया, ना जी भर कर हंस पाया ना जी भर कभी भी रोया। अंधी दौड़ में मुझसे अब तो और न जाए भागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा। फिर धन्यवाद ज्ञापन करना आया, तब मैंने कहा आदरणीय मित्तल साहब के लिए कि वो बहुत बहुत मुश्किल से सीख पाया कि कृतज्ञता कैसे जताई जा सकती है। तब कहता हूं आपकी तालियां आदरणीय मित्तल साहब तक पहुंचे, लगे सच्ची बात कह दियो, दस्तक के परिचय में कह दियो तो तालियां बजाइएगा। वो एक बागवां हर दिन नए पौधे लगाता है, उन्हें वो सींचता है, खाद देता है, सजाता है, निगहबानी करे उनकी सदा साया सा बनकर वो, उन्हें बढ़ता हुआ वो देखकर खुशियां मनाता है, उन्हें बढ़ता हुआ वो देखकर खुशियां मनाता है। और इन दिनों का राजेश अग्रवाल मंच पर क्या गाता है, कवि संगम के लक्ष्य को गाता है। अक्सर लोग मुझे बड़ी कंपनी बड़े पद के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरे बड़े भाई चेतन जी बैठे हैं, मैं मंच पर उनसे निवेदन करता हूं कि ये परिचय न दिया करें, वो मानते नहीं है। मैं परिचय अपना कैसे देता हूं, मैं कह देता हूं कि जीवन में रिश्ते, मेरी मंची यात्रा का लक्ष्य क्या है। जीवन में रिश्ते, रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं, कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूं। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूं। तब एक गीत का एक बंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, जो इन दिनों में गीत गा रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं हास्य के साथ। मैं खुशियों को गाने निकला, मित्तल साहब के जीवन का लक्ष्य लगे तो, कवि संगम का लक्ष्य लगे तो, दस्तक का लक्ष्य लगे तो, मैं खुशियों को गाने निकला। अर्जुन भैया बैठे मेरे बड़े भाई होते हैं। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे। मैंने जिन तमाम मेंटर से सीखा उनमें एक प्रवीण शुक्ल भी बैठे हैं, आप मेरे निवेदन पर इनके लिए भी एक बार तालियां बजाएं। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला। आज के नवांकुरों के नाम, उन 14 चेहरों के नाम एक बंद पढ़ता हूं, पिछली पंक्ति से यहां तक आने के सफर के नाम पर एक बंद। किसको रत्न मिले सागर से, किसको अमृत पान मिला, मरकर जो अमृत को पाए उसको ही सम्मान मिला। किसको रत्न मिले सागर से, किसको अमृत पान मिला, मरकर जो अमृत को पाए उसको ही सम्मान मिला। याद रहूं शिव शंभू जैसे, याद रहूं शिव शंभू जैसे, करना है विषपान मुझे, बुझे बुझे हर एक
पर लानी है मुस्कान मुझे, मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। अभी यही कहेंगे, आपको लगता है कि ये जगदीश मित्तल पुरस्कार के सर्वथा योग्य हैं, इसलिए हमने उनको पहले पढ़वाया। जी? हाँ। मित्तल साहब ने आदेश दिया, मैं देश की बड़ी कंपनी महारत्ना कंपनी, हिंदुस्तान में इस समय सिर्फ 12 महारत्ना कंपनी है भारत सरकार की, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, जिसका सालाना मुनाफा लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, उस कंपनी में मुझे काम करने का सौभाग्य इस समय मिलता है। मैं अपनी कंपनी के लिए भी आप एक बार तालियां मांगता हूं। हम सीधे सीधे देश में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। जय हिंद। दोनों ओर आप अर्थ का प्रकाश फैला रहे हैं। शब्द के पास भी अर्थ होते हैं और आप तो साक्षात अर्थ का ही काम कर रहे हैं। अर्थिंग से बचना सर। ऐसे में जब तीन ओर से एनर्जी आ रही हो, मैं निवेदन करता हूं मंच से आदरणीय जगदीश जी से, आदरणीय स्वामी जी से कि जगदीश मित्तल पुरस्कार के लिए आई। राजेश जी को आपकी तालियों के बीच में पुरस्कार प्राप्त हो। प्रवीण जी आप, अर्जुन जी आप भी जरा साथ आ जाएं। हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं अर्जुन जी, जिनके शक्ल सूरत डील डॉल चेहरे मोहरे से लगता महाराणा प्रताप जो है वो इस युग में भी अभी है, और जिनको जब सुनते हैं तो लगता है कि भाला ही चल रहा है। वो हाँ, बहुत बहुत बधाई भाई राजेश अग्रवाल जी को। और इस बीच हमारे मध्य में हमारे विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी की उपस्थिति हुई है। हम उनका इस मंच के माध्यम से सम्मान करते हैं। और डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं राष्ट्रीय कवि संगम के, उनसे निवेदन करता हूं, और पंडित नमन जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का अंग वस्त्र प्रदान कर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर बाबूजी से निवेदन कि वो भी इस सम्मान में सम्मिलित हो ताकि सम्मान भी सम्मानित हो सके। हमारे बीच में कुंवर प्रबल प्रताप जी हैं, कहाँ हैं? आइए एक बार मंच पर आइए, आपका भी हम सम्मान इस मंच के माध्यम से करना चाहते हैं। मैं रोहित गुप्ता और दास आरोही आनंद अगर हैं तो उनसे निवेदन करता हूं कि वो कुंवर प्रबल प्रताप जी का सम्मान करें। और मंच में पुनः सौंपता हूं आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक बत्रा जी को। अब इस सम्मान के पश्चात मैं हमारे आज के सम्माननीय विशिष्ट अतिथि श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी, जो भारत लोक शिक्षा परिषद एकल परिवार जो है उसके चेयरमैन ट्रस्ट बोर्ड हैं, और आप शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका योगदान है एकल विद्यालय में तो है ही है, और भी निजी विद्यालयों के स्वामित्व में, आपके स्वामित्व में से और विद्यालय चल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के इस अवसर पर आप हमें आशीर्वाद के 2 शब्द कहें। आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण गोयल, जैसे आप चाहें आइए इधर आप।
इतना सौहार्द है जगदीश जी और इतने महनीय लोगों में कि वे स्वयं माइक ठीक करने के लिए जगदीश जी खुद खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी, मंच पे आसीन सभी महानुभाव, अभी बत्रा जी ने और राजेश जी ने सब कुछ बोल दिया। माननीय जगदीश जी से आप सबका परिचय बहुत से लोगों का कभी 2000 में हुआ होगा, 2005 में हुआ होगा, 7 में हुआ होगा, 10 में हुआ होगा, लेकिन मेरा परिचय मैं जब छोटा सा था, क्लास 4-5 में पढ़ता था, उस समय माननीय जगदीश जी हमारे शाखा प्रमुख और जिला के आरएसएस के इंचार्ज थे और मेरे को, मैं उस समय आपके पास शाखा में मेरे को लेके रोज जाते थे। मेरा इतना पुराना परिचय और मेरे सम्मानीय गुरु माननीय जगदीश जी हैं। आज माननीय जगदीश जी को याद है कि आज 55 साल हो गए जब हमारा परिचय, और घर पे भी आना जाना बहुत रहा। अभी मेरे माता जी नहीं है इस समय, उनको गए हुए 15-16 साल हो गए, लेकिन घर पे आते थे, हम भोजन साथ करते थे, ऐसा हमारा पुराना परिचय रहा। और उसके बाद ये परिचय लगातार जारी रहा। एकल में हमने एक साथ काम स्टार्ट किया, एकल का दायित्व हमें एक साथ मिला, और अभी माननीय जगदीश जी एकल के अंदर जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, और समय समय पर जो एकल के आज ग्रामीण क्षेत्रों में और वनवासी क्षेत्रों में जो कार्य हो रहा है उसका वो आपके ही मार्गदर्शन में हो रहा है। अभी राष्ट्रीय कवि संगम जो 2007 में बनाया, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि कवियों के बीच में बोलना और ऐसे मंच के बीच में बोलना वो उचित भी नहीं है और कठिनाई भी है। जो 2007 में आपने ठानी, उस समय तक जो हमारी सनातन संस्कृति है और कवियों को मौका देना, और वो भी सनातन संस्कृति के साथ में, वो एक ऐसा कार्य आपने किया है जो कि देश में विदेश में चर्चित है। मैं इस शुभ अवसर पर आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हुआ अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी। आप लक्ष्मी नारायण जी ने, लक्ष्मी गोयल जी ने बहुत सहजता से अपनी बात कही। वो छोटे कद के बड़े आदमी हैं, बहुत से इसके अलावा काम करते हैं, एकल विद्यालय के अलावा भी सन सिटी नाम से बिल्डिंग हाउस, जीटीवी इत्यादि कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। लेकिन ये विनम्रता है, कद बड़ा नहीं होता एड़ियाँ उठाने से, कद बड़ा होता है सिर झुकाने से। आदरणीय लक्ष्मी नारायण गोयल जी, आपको भी 55 वर्ष हो गए हैं जगदीश जी के संपर्क में रहने से। मैं भी कैलकुलेट कर रहा था, ठीक 55 वर्ष पहले मेरा भी आपसे पहला परिचय हुआ है। इस दृष्टि से हम क्लास फेलोज हुए। ये अलग बात, आप दूसरे शहर में रहते थे, मैं सोनीपत में रहता था। जी भूपेंद्र कौशिक जी भी हैं 55 वाले। मैंने तो पहले कहा था कि संधि जिससे भी की दीर्घ की,
मैंने पहले कहा था, जिनसे भी संबंध है 55 वर्ष पुराने संबंध, और हमारे बच्चों भाई बहनों के नाम इसी तरह से याद है। मुझे तो भूल जाता पोते पोती का नाम और कक्षा, पर आदरणीय जगदीश जी को याद रहता। कई बार तो पूछना पड़ता मेरे पोते का नाम क्या है। ये जो एक संबंधों की गहराई है आप में, ये वाकई स्तुत्य। मुझे लगता है जगदीश मित्तल जी एक फव्वारा है, फव्वारा। जैसे फव्वारे को आपने देखा, वो जल कहां से लाता है, वही नीचे के जल को अपनी मोटर से फैलाता और आपको आनंद देता, लेकिन जल भी वहीं से होता। वो जल कौन सा? ये 55 वर्ष पूर्व के जो संबंध है वह आपका जल है। और इसी जल से कवियों का कवि सम्मेलन पूरे देश में खड़ा करके लोगों की आंखों और उनके कानों को आश्वास से भर दिया। वो फव्वारा आपने चलाया है इन्हीं संबंधों के आधार पर और लोगों को आनंद वितरित किया है। मैं जब भी आपके जीवन के बारे में सोचता हूं तो मुझे फव्वारे की उपमा बहुत उपयुक्त लगती है। अब मैं हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष तो होते हैं माननीय जगदीश मित्तल जी, परंतु उनके दाहिने हाथ जो हमारी श्रीलंका से अयोध्या तक की यात्रा में 41 दिन जो यात्रा चली, उसमें सर्वाधिक बड़ा योगदान उनका। वे स्वयं तो श्रीलंका से आधी यात्रा में हमारे साथ रहे ही, लेकिन इनके द्वारा भेजा गया ट्रक, वो मंदिर और वो सारे संसाधन जो आपने दिए, जिनके बल पर इतनी विराट यात्राओं की कल्पना की जा सकती है, ऐसे श्री रमेश अग्रवाल जी को जो चेयरमैन है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए और 2 शब्द कहें। परम आदरणीय स्वामी जी महामंडलेश्वर, आपके चरणों में प्रणाम। माननीय आदरणीय जगदीश मित्र जी, मंच पे बैठे आदि लक्ष्मी जी, महानुभाव, सामने बैठे कवि और जितने भी जो आज यहाँ पर हैं, माननीय जगदीश मित्र जी के किसी न किसी कहीं परिवार से जुड़े हुए हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। अशोक बत्रा जी ने कहा कि मानो कितने लोगों को, यानी कि इनके सब थे कितने चेलों को उन्होंने खास बना दिया। ये बात के बाद मेरे छोटी सी घटना ध्यान में आ रही है। 1977 में जब आप हिसार के हिसार और भिवानी दोनों मिलाकर एक विभाग होता था, विभाग प्रचारक थे, और उसी समय 77 में मेरे को भी एक संघ में, राष्ट्रीय समस्योग का बनने का मौका मिला और आपके माध्यम से मंडल अपने बौद्धिक प्रमुख का दायित्व आपने मेरे को दे रखा था। और उस टाइम 79 में भारतीय वायुसेना की भर्ती हुई, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब मेरे को जाना चाहिए क्या? आपने आदेश दिया कि यस आपको यहाँ जाना चाहिए, और आपके कारण में फिर भर्ती होकर मद्रास चला गया MTI करने। वहाँ की घटना को मेरी याद आ रही है कि वहाँ हर 3 महीने में एक एग्जाम होता था, और फिर उसमें पास हो गए तो फिर अगला 3 महीने का, फिर पास हो गए तो अगला 3 महीने का, ऐसे 15 महीने की ट्रेनिंग होती थी। पहले 3 महीने के अंदर वहाँ बहुत भीड़, 540 बच्चे पास होकर पूरे देश भर से गए थे। उसमें मैं भी हरियाणा का एक था। हरियाणा का व्यक्ति कभी मतलब हम जिस गांव से थे, कभी हिंदी ही नहीं बोलनी आती थी, इंग्लिश की बात तो बहुत दूर रही, जो भी बोलते थे ठेठ हरियाणवी में बोलते थे। पर भर्ती होकर चले गए वहाँ पर। पहला एग्जाम हुआ 3 महीने के बाद। उस टाइम के एक फ्लाइंग ऑफिसर सोलोमन ने मेरा एग्जाम लिया। सभी लड़के थे मेरी क्लास में, 42 लड़के, उसमें से मैं भी एक था। टोटल इंटेक थी हमारी 542 की, तो 40-40 करके ग्रुप बने हुए थे। तो पहला एग्जाम हुआ 3 महीने का, तो मैथमेटिक्स के टीचर थे। जब उसने देखा कि एक व्यक्ति के नंबर 98% है, तो उसने नाम बुलाया, ये रमेश कुमार को। मैं खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप मेरी कक्षा में आप पढ़ते हो क्या? बोला हाँ जी मैं पढ़ता हूँ। बोला 90 दिन हो गए, मैंने तो आज तक आपकी शक्ल नहीं देखी। मैं बोला जी मैं पीछे बैठता हूँ। बोला पीछे क्यों बैठते हो? गलती से आपने कुछ पूछ लिया, इंग्लिश मेरे को आती नहीं, जवाब मैं दे नहीं सकता, तो नीचे गर्दन बैठाकर मैं पीछे ही रहता हूँ ताकि मेरे को आपकी शक्ल ना देख ले, आप मेरे से पूछ भी मत लो।
फिर उसने कहा कि मानता तो नहीं कि आपने एग्जाम लिखा, कोई एयरफोर्स में आपका कोई परिचित है क्या? बोला जी खानदान में कोई फौज में नहीं है, एयरफोर्स की तो बात दूर रही। बोला ऐसा तो नहीं मानता, पर्चा लीक हुआ है। तो उसने विश्वास नहीं हुआ। तो मैं हरियाणा का था, थोड़ा सा क्या है मतलब वो होता ना हरियाणा के में गुस्सा जल्दी आ जाता है। मैं चौक लेकर बोर्ड पे आ गया, बोला कि पहली बार अंग्रेजी बोली थी, आज एनी क्वेश्चन आई आंसर। तो उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे और उनके मैंने टक 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 करके जवाब दे दिए। उसने शक्ल देखकर कहा कि आपका बैग यहाँ लेकर आओ सामने। तो पीछे की पंक्ति से सामने लाया और सामने लाने के बाद बाकी की मेरी और 12 महीने की ट्रेनिंग रही आदरणीय सोलोमन जी के देखरेख में। और फिर ऐसा एक अलग हुआ कि 542 लड़कों में से मैं बेस्ट इन इनटेक बोलते हैं उन सब में मैं टॉप में आया। ये पहली बारी थी मेरी भारतीय वायुसेना की। और जब मैं भारतीय वायुसेना छोड़कर 1986 में आया, फिर दूसरी पारी एक समाज के साथ मिलने जुलने में खेली गई। वो उस टाइम के फ्लाइंग ऑफिसर सोलोमन और उसके बाद मेरे को उससे बड़ी भी सोलोमन मिले, वो माननीय आदरणीय दलील जो आज मैं खड़ा हूं, जो शब्द बोल रहा हूं, जो कई बार कोई लोग बोलते हैं कि अरे रमेश जी आपकी कंपनी का बड़ा नाम हो गया। आप जितनी बार भी वो बोलते हैं उतनी बार ही मैं भाई साहब को याद करता हूं कि वो नाम तो मेरा हो रहा है, बाकी करवाने वाले वो हैं। तो आप जैसे व्यक्ति जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को तराश कर कितने लोगों को कहाँ खड़ा किया है वो आपको भी याद नहीं है, मगर जो खड़े हुए हैं वो जरूर आपको याद करते हैं। मैं दोबारा एक झुककर मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपसे आशीर्वाद हमेशा इसी तरह लेता रहूं, ऐसा मेरी कामना के साथ मेरी बात करता हूं। हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, क्या पता वही जिंदगी के मायने बन जाएंगे। जिंदगी में कुछ याद रहे न रहे, जिंदगी में कुछ याद रहे न रहे, ये लोग बहुत याद आएंगे, ये लोग बहुत याद आएंगे। इन्होंने जो बात कही ये भी इनकी सहजता और विनम्रता का प्रतीक है, क्योंकि मैं दिल्ली में या देश में जो कुछ कर पा रहा हूँ वो ऐसे ही कुछ लोगों के कारण से कर पा रहा हूँ। रमेश जी मेरे पालक हैं, घर के मुझे बड़े का स्थान देते हैं। घर में कोई पारिवारिक विवाह इत्यादि भी होता है तो बड़े भाइयों की तरह से मैंने उनसे सबसे बड़े में तिलक मेरा करवाते हैं, और कोई जो भी संस्कार की बात होती सबसे पहले पूजा पाठ में मुझे आगे रखते हैं। मेरे पास यद्यपि कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ है, तो ऐसे रिश्ते हैं जो मेरे हर प्रकार की चिंता करते हैं। और उसमें बहुत लोग बैठे हैं, मंच वाले सभी हैं, सामने भी हैं, यहाँ किसी का भी नाम अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। लोग आते हैं चुपके से कोई ना कोई लिफाफा डाल जाते हैं, मुझे ट्रस्टी बना लीजिए कवि संगम के लिए। डॉक्टर पुनीत गोयल बैठे हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हैं हिसार में, पिताजी के नाम पर ही ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। और साथ में लक्ष्मी जी तो हैं ही हैं, बहुत सहज भाव से किसी भी काम के लिए भाई मुझे क्या करना है, हमने कहा कुछ नहीं करना है, आप समय दे दीजिए, बस आपके कारण से इतने सब लोग आ जाते हैं। मैं आज यहाँ स्वस्थ खड़ा हूँ, 77वां जन्मदिन आ रहा है, आ जाएगा। डॉक्टर पीडी गर्ग जी बैठे हैं, ये मेरे हेल्थ की गारंटी है, इंश्योरेंस ये है। मैं कोई एलोपैथी दवाई नहीं लेता हूँ 20 साल से 25 साल से। सारी दवाई की चिंता ये करते हैं, कोई भी दवाई हो, बल्कि पहली बार तो मैंने एक पर्ची एक पेशेंट के तौर पर कटवाई, पर उसके बाद में आज तक बल्कि मैं फ़ोन भी करता था तो फ़ोन काट देते थे, उधर से कॉल करते थे कि एसिडिटी लग रही होगी जगदीश जी की, उधर से कॉल करके। और अब तक मेरी ही दवाई नहीं, मेरा नाम लेकर के कोई भी चला जाता है पूरे हिंदुस्तान से, उसकी भी दवाई कोरियर से निःशुल्क जाती है।
मैं पूछता हूँ कितने लोगों की दवाई मेरे नाम से जा रही है कि आपको क्या करना है पूछ करके। तो ऐसे डॉक्टर पीडी गर्ग जी और श्रीमती राधा गर्ग जी और इनका बेटा आज आया नहीं, डॉक्टर अभिनव अमेरिका से MBBS करके आया, लेकिन अब होम्योपैथी की चिकित्सा इनके साथ कर रहा है। महाराज जी का तो हो ही गया है कि यात्रा में इनके साथ हम रहे हैं, श्रीलंका से अयोध्या तक की यात्रा, और नागपुर के पास रामटेक पीठ है जहां भगवान राम गए थे, और उस पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं। अनेक सामाजिक धार्मिक कामों में इनका पूरा सहयोग हम लोगों के साथ रहता है। रमेश जी का तो हो गया। अखिल मित्तल जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, ये हमेशा पूछते रहते हैं मुझे राष्ट्रीय कवि संगम के लिए क्या करना है, क्या करना है। आज भी ये 6 ट्रस्टी इस कार्यक्रम के माध्यम से आज लेकर के आए हैं। शंकर गुप्ता जी नीचे जाकर के बैठ गए हैं, एक बड़ी कंपनी के आप CEO हैं। उनका भी अहमदाबाद में रहे तो वहाँ योगदान रहा कवि संगम के लिए, कलकत्ता में रहे तो वहाँ रहा, रायपुर में वहाँ रहा, अब ये दिल्ली में एक कंपनी में आ गए, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में आ गए। तो जिस कंपनी के ये CEO बनते हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ ट्रस्टी हमको भेज देते हैं। हम कुछ कहें ना कहें, लेकिन ऐसा बड़ा परिवार है जो हमेशा बिना कहे साथ देता है। सावित्री मलिक जी बैठी हैं, नहीं अच्छा नहीं बोलूँगा, आज भी चुपचाप आकर के ये बाद में खोलना तो बहुत लोग हैं, रजनीश त्यागी जी बैठे हैं, ऐसे लोग हैं जो जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ उस अपार्टमेंट के अंदर 10-15 परिवार ऐसे हैं, पूछते रहते हैं आज बहुत दिन से आपने नाश्ता हमारे यहाँ नहीं किया, भोजन हमारे यहाँ नहीं किया, मैं लेकर के आऊँ या आप आ रहे हो। तो उसमें रजनीश त्यागी जी हमारे अपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। ऐसे मुझे जैसा उन्होंने कहा कि इनको 2.25 करोड़ रुपया मिला था, मैंने अपने पास रखा नहीं, लेकिन जब इतने बड़े लोग मेरे पास में हैं तो मुझे रख करके क्या करना है। हमारे अपार्टमेंट में बहुत लोग हैं, हंसराज जी भी आए हुए हैं, गोयल साहब जी आए हुए हैं। एक बहुत बड़ा परिचय छूट रहा है, श्री जय गोयल जी, जगत जी। जय गोयल जी के कारण से मेरा कमरा ऐसा हो गया जैसे घर है, नहीं तो वो गोडाउन की तरह से रहता था। और वो हमेशा आज आपका नाश्ता भोजन मैं लेकर आऊँ, क्या करूँ, एक बार आप जब दर्शन देंगे तो सबको अच्छा लगेगा। ये भी छोटे कद के बड़े आदमी हैं, यूनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़े रहे हैं। बहुत से नाम लिए जा सकते हैं, यहाँ इस लाइन से शुरू कर देंगे तो अनिल जी हैं, DK पांडे जी हैं, नाम भूल जाता तुम्हारा, हाँ तो भी अनिल ही हैं, राहुल जी हैं, और आपका भी सम्मान करना है। ये हमारे जगदम्बा कटलरी पवन जी, बाद में करेंगे रोशन जी। हमारे सब प्रकार के किसी शादी में जाना है, कुछ और जाना है, कार्यक्रम में जाना है, तो आपकी ड्रेस, आज भी ड्रेस ये इन्होंने चेक करके अच्छी लगी तो इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। सब लोग हैं, एक एक करके नाम लूंगा तो ये कवि सम्मेलन दूर से होता जाएगा। बस इतनी ही बात आज के इस अवसर पर मैं इन सब से बीच में मौका लेकर के बात कर रहा हूँ। और ये जो अभी कवि सम्मेलन होगा उस कवि सम्मेलन का भी आनंद लीजिए और कोशिश कीजिए इन कवियों के द्वारा जो कुछ आपको मिले वो अपने बच्चों तक पहुँचाइए, ये बहुत आवश्यक है। हम बच्चों को कार्य देने की कोशिश करते हैं, संस्कार देने की कोशिश नहीं करते। पैसा बटोरने की बात करते हैं, बांटने की बात नहीं करते। कोशिश कीजिए जो अपने पास में है उसको देश और समाज के और धर्म के काम के लिए लगाएंगे तो आपको जितना है उससे अधिक मिलता ही रहेगा। ये आपकी गौ सेवा में लगाइए, एकल विद्यालय के काम में लगाइए। ये आपको शब्द बड़ा छोटा है एकल,
लेकिन काम कितना बड़ा हो रहा है देश और विदेश में कल्पना नहीं कर सकते। हम जो कुछ कमा रहे हैं उसमें से 30,000 का यदि हमने एक अंशदान किया तो आपके नाम से 1 साल तक किसी आदिवासी गांव के अंदर 30,000 से 1 साल तक आपके नाम से एक स्कूल चलता रहेगा। कितने बच्चे वहाँ पढ़ते रहेंगे। हमारे यहाँ तो 30,000 की फीस 1 महीने के एक बच्चे की भी देने वाले लोग बैठे हैं। तो ऐसा करके कोशिश कीजिए हमारा जेब से हाथ ऐसे ही ना रहे, ऐसे देने में लगा रहे। तो जितना आप देते रहेंगे उतना आपका बढ़ता रहेगा। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मैं चाहता भी यही था कि आदरणीय जगदीश जी को आज फॉर्मली बोलने के लिए बुलाने की बजाय जब उनके मन में भाव उठे तभी वो कुछ कहेंगे तो और भी सार्थकता हो जाएगी। अभी 2 पुस्तकों का विमोचन होगा यहाँ, इसके पश्चात एक काम होना है, वो उस पर जरा ध्यान कीजिएगा। ये मंच नीचे आएगा, कवि ऊपर आएंगे। अग्रिम पंक्ति के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, जब ये कवि बैठे थे आगे से ध्यान करें। आप अगर दूसरी लाइन में बैठते तो हमें सुविधा हो जाती चेंज करने में, लेकिन मैं निवेदन करूंगा भुवनेश जी से कि आप इस व्यवस्था को इसके पश्चात देख लें कि एक्सचेंज ऑफ पावर जो है ठीक ठाक हो जाए। कोई बिहार तो है नहीं जिसमें सरकार बदलनी नहीं है, तो यहाँ परिवर्तन हो रहा है, इसकी व्यवस्था आप कर लें। ये आज 2 पुस्तकों का विमोचन होना है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेश कुमार शर्मा जी का एक सजल संग्रह है। गजल तो सुना है, एक सजल नाम की भी चीज होती है, उसी के अनुकरण पर कह सकते हिंदी की गजल कह सकते हैं, ऐसा एक संग्रह उनका है। और एक काव्य कुंज नाम से पत्रिका छपती है। दोनों का यहाँ पर विमोचन होगा और उसके पश्चात मैं चाहूंगा कि मंच स्थान अपना नीचे ग्रहण करे और सभी कवि बिना पुकारे अपने स्थान पर खड़े होकर आ जाए। परिचय आपका बाद में हो जाएगा। आइए। श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अजय रामदास महाराज जी, पीठाधीश्वर श्री क्षेत्र रामटेक नागपुर, उनसे निवेदन करता हूँ कि वे आए और हमें कुछ आशीर्वाद के वचन दें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उपस्थित सम्माननीय बाबूजी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाबूजी है जिन्होंने मुझे कहा कि आप माइक में बोला करो। पहले मैं माइक पकड़ने में संकोच करता था, बाबूजी ने ही मुझे श्री राम पद गमन यात्रा जो थी उसी में माइक पकड़ना भी सिखाया है और बोलना भी सिखाया है। इसलिए मैंने वंदना जो गुरु की है। मेरे बाबूजी, मैं जरूर महामंडलेश्वर हूँ पर मैं बाबूजी से हमेशा फोन में गुरुजी ही बोलता हूँ। आज हमारे सम्माननीय बाबूजी का 77वां हम जन्मदिन मना रहे हैं। 76 हो गए हैं, जन्म 77वां है। 76 हो गए, 77वां शुरू होगा। हाँ तो 77वां जन्म हुआ ना। जी बिल्कुल बाबूजी दुरुस्त करेंगे आप? जी ठीक है सर, आप 76वां कहते तो हमें थोड़ा सा और यंग लगते। नहीं ठीक है, आप 7 और 7 को जोड़ सकते हैं, 14 वर्ष आप बोल सकते हैं। ऐसा है, थोड़ी सी बात। निर्धन कहे धनवान सुखी। कौन कह रहा है निर्धन? किसको कह रहा है सुखी? धनवान को। निर्धन कहे धनवान सुखी। बाबूजी, धनवान सुखी कहे इंद्र को भारी। धनवान कह रहा है इंद्र को बहुत सुख है और निर्धन कह रहा है धनवान को बहुत सुख है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी।
इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतों को भारी, और संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। मेरा कहने का अर्थ यहाँ ये था कि जो संतोष संतों के अंदर देखने को मिलता है, वैसे ही संतोष मुझे बाबूजी के अंदर देखने को मिलता है। किसी चीज का उन्हें कभी भी उन्होंने फोन किया है तो कभी भी कोई आदेश नहीं दिया है। मैं जैसे फोन उठाता हूँ और मैं कहता हूँ बाबूजी कोई आदेश, तो बाबूजी के पहले शब्द होते हैं, क्या मैं अपने परिवार में फोन नहीं कर सकता? क्या आदेश करने के लिए फोन किया जाता है? बस इतना संतोष यदि सभी के अंदर आ जाए तो मुझे लगता है कि भारत में रहने का जो आपका जो जन्म हुआ है वो सिद्ध हो जाएगा। आपको किसी चीज का गर्व हो या ना हो, बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत रूपवान हूँ, कौन कहता है, कई प्रकार के लोग कहते हैं मैं धनवान हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको रूप का गर्व हो या ना हो, आपको धन का गर्व हो या ना हो, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारत भूमि के एक नागरिक हैं। इसका आप जरूर गर्व कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं, मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं हर साल कोई बड़े बड़े कार्यक्रम कराता हूँ तो कहते हैं महाराज जी यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, क्या मोक्ष की कामना है? इसी विषय को लेकर मेरे और संतों के साथ भी कई बार बहस हो चुकी है। कई मेरे कान भी पकड़ते हैं, जो वरिष्ठ हमारे संत हैं, कहते हैं ऐसा क्यों कहते हो, लोगों को गुमराह क्यों करते हो? हम तो सभी को कहते हैं भागवत से मोक्ष होता है, रामायण कथा से मोक्ष होता है, तो तुम क्यों दूसरी बातें बोलते हो? तो मेरा एक ही कहना है कि मैं ये यज्ञ अनुष्ठान जो कराता हूँ, बाबूजी गए हैं, एक आश्रम छोटा सा आश्रम है, श्री क्षेत्र ऋषिकेश में है, रामटेक में है, प्रयागराज में है, ग्वालियर के पास है, तो सब जगह में कोई ना कोई अनुष्ठान और यज्ञ या कथा होती रहती है। तो बहुत सारे संत भी या और भी लोग कहते हैं कि क्या आप मोक्ष के लिए करा रहे हैं? तो मैं कहता हूँ मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ इसी भारत भूमि पर, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और हमारे आदरणीय जगदीश मित्तल जी बाबूजी का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि आप संत के रूप में जरूर नहीं है, लेकिन आप एक जो साधारण वस्त्र पहने हुए हैं, ये संत से कम नहीं है। मैं देखता हूँ कि जितना संतोष इनके अंदर देखने को मिलता है, मुझे किसी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग मुझे भी फोन करते हैं कि महाराज जी ये कार्यक्रम हो रहा है, कुछ सहयोग कर दीजिए, लेकिन जितना संतोष बाबूजी की वाणी में मुझे मिलता है, मुझे और कहीं नहीं मिलता है। तो आज बाबूजी का जन्म उत्सव है, ज्यादा मुझे बोलना आता नहीं, बाबूजी सिखाएंगे तो मैं बोलूंगा, लेकिन मैं साधु सेवा में ज्यादा विश्वास करता हूँ। खाया हुआ व्यर्थ जा सकता है, खिलाया हुआ व्यर्थ नहीं जा सकता। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय कवि संगम है, इसके बनाए हुए जो कवि है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत माता की जो हम गौरव की गाथा लेकर चल रहे हैं, जो भारत माता के यश की गाथा हम लेकर चल रहे हैं, यदि कोई अच्छे से इस यश को फैला सकता है तो वो यही मंच है, राष्ट्रीय कवि संगम का ये मंच है। और इसके लिए मैं बाबूजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपके जन्म उत्सव में मुझे आने का सौभाग्य मिला और मैं बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। आपको पुनः बहुत बहुत जन्म उत्सव की शुभकामनाएं। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस सौहार्दपूर्ण शांतिमयी वाणी सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं श्री महेश शर्मा जी की पुस्तक और इससे पहले काव्यपुंज नाम की पत्रिका जो राष्ट्रीय कवि संगम की छपती है, उसके विमोचन के लिए आप पुस्तक दीजिए। ये पुस्तक नहीं, विमोचन के पश्चात ये हम परिवर्तन करेंगे। मुझे याद है जब मैं राष्ट्रीय महामंत्री था, जब अधिक स्थान भर गए थे, मुझे वो दिन भूलते नहीं है। जैसे जगदीश जी किसी कार्यक्रम के पीछे वाली सीट पर जा बैठते थे, मैं इन सीढ़ियों पर कई बार बैठा हूँ। यहाँ बैठने का भी बड़ा सुख होता है। जिन्हें ये लगे
कि हम किसी और को स्थान दे सकते हैं, वे अपना स्थान छोड़कर आने वाले अतिथियों के लिए जो थोड़े से बड़ी उम्र के हैं, आप चाहें तो ये काम भी स्वविवेक से कर दें। अभी जरा विमोचन हो जाए तो जरा विमोचन होने के पश्चात 2 मिनट का आपको समय मिलेगा चेंज करें जी। आप इधर आओ पहले। यह काव्य कुंज अब दूसरी पुस्तक श्री महेश जी के द्वारा रचित सजल संग्रह है। इस जो काव्य कुंज पत्रिका में हमारे इस बार के जितने दस्तक कवि हैं उन सब की कविताएं भी आ गई हैं और देश के महत्वपूर्ण महान कवियों की भी कविताएं उसमें हैं। अब जैसे हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी बैठ गए हैं नीचे, उन्होंने कुछ कहने की बजाय अपना उदाहरण पेश कर दिया है। एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर इन नई कॉपलों का स्वागत करें। 19वां काव्योत्सव नवदस दस्तक युवा पीढ़ी की, और इन नए कवियों का नाम लेकर अभी हमने बुलाया है। मैं चाहता हूं कि इन युवा कवियों का स्वागत उन कवियों के द्वारा किया जाए जो पहले दस्तक पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले नितेश को आमंत्रित करता हूं, और कलाम भारती यहाँ उपस्थित हैं। कलाम भारती जी से निवेदन करता हूं कि वो नितेश का अभिनंदन करें। 1 मिनट जरा बाबूजी। 2-3 लोग जो उपस्थित हैं, रजनीश त्यागी का है, हाँ चलेंगे आगे है। एक बार आपका भी, और 2-3 लोग रह गए जो। जाओ जल्दी से। बाद में करें। अब मैं चाहता हूं कि इन युवा कवियों का अभिनंदन हम करें इस अवसर पर। नितेश और बाबूजी, अगर आप भी इसमें रहेंगे तो अच्छा लगेगा। जो फोटो आएगा वो भी गरिमामय होगा। नितेश, कलाम भारती जी से निवेदन करता हूँ वो आए, और राजेंद्र कलकल जी है क्या? नितेश के स्वागत के लिए कलाम भारती जी। विवेक वशिष्ठ, उनके अभिनंदन के लिए श्री राजेंद्र कलकल जी से निवेदन करता हूं। वैशाली बिष्ट,
हमारे बीच में है और आगरा से रुचि चतुर्वेदी जी आई हुई हैं। है क्या? वैशाली बेस्ट। इसका नाम बोला जाए जल्दी से आ जाओ। हरेंद्र हर्ष, मोहित शौर्य यहाँ उपस्थित हैं। हापुड़ से हमारे बीच मोहित शौर्य। अगले नाम बोलते स्टेज पर चाहिए सर। राजेश अग्रवाल जी बराबर में आ जाए मंच के। ले आओ। उत्कर्ष, उत्तम, प्रियांशु, रायबरेली से उत्कर्ष उत्तम और राजेश अग्रवाल जिन्हें आज सम्मानित किया गया है वो उनका सम्मान कर रहे हैं। प्रियांशु जी हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रियांशु जी के स्वागत के लिए मैं रोहित चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। पीलीभीत से प्रियांशु। धर्म सिंह धर्म जी से निवेदन करता हूं कि वो आए। मृत्युंजय देव शुक्ल। दास आरोही आनंद जी से निवेदन कि वो उनका। हरदोई से मृत्युंजय देव शुक्ल, हरदोई उत्तर प्रदेश। दास आरोही आनंद। जितेंद्र जीत, अमन और मुसाफिर हमारे बीच हैं। जितेंद्र जीत का स्वागत। अमन मुसाफिर। प्रखर पंथ के लिए कल प्रियंका राय यहाँ उपस्थित हैं मऊ से। जो मेरी नजर में ना हो, कोई पुराना दस्तक का कवि अगर है तो यहाँ आ जाए। विवेक भट्ट, मैं स्वयं। विवेक भट्ट जी का स्वागत करते हुए सचिन सावंत का स्वागत करने के लिए हम कपिल तोमर जी को बुलाना चाहेंगे। वो भी हैं, लास्ट ईयर ही दस्तक में काव्यपाठ किया है। शाजापुर मध्य प्रदेश। हाँ, सचिन सावंत, शाजापुर मध्य प्रदेश। कपिल वीर तोमर। आइए आप ही देर कर रहे हो। अपराजिता, बंगलोर कर्नाटक से। कल्पना शुक्ला जी से निवेदन कि वो उनका अभिनंदन करें। अनुज भार्गव। कर दो आप। सौरभ राणा जी का एक बार फिर मैं आ रहा हूँ।
मेरे ख्याल से स्वागत की ये श्रृंखला समाप्त हो गई है। क्यों जी, ठीक है आजाद जी? अब मैं आजाद हूँ आपसे जी। इसका मतलब आपने मेरी आज़ादी को रोक रखा था। तो अब आपके कान प्यासे हैं कि जब उनको सुनना चाहते हैं, इससे पहले कि आप खून के प्यासे हो जाएं। अच्छा है, आप जिनकी कविता के प्यासे थे उन्हीं को क्यों ना आपके समर्पित कर दिया जाए, सुपुर्द कर दिया जाए। अब शुरू होगा उस एक एक कवि का काव्य पाठ जो आज पहाड़ से निकली हुई पहली गंग की धार है, जो पता नहीं कितनी बड़ी नदी बनकर बाद में प्रसरित होगी, जिसके भविष्य का पता नहीं है, लेकिन उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो बिल्कुल पतला सा, सूक्ष्म सा होता है। क्योंकि वह नया होता है, इस कारण से उसमें संभावनाओं के केवल अंकुर होते हैं। उसमें पूर्ण नदी का पूर्ण विकास देखने की आप बिल्कुल इच्छा भी ना करें। लेकिन आरंभिक कवि में भी कितना जोश है। पुराने कवि ये कह सकते हम तो ऐसे नहीं थे इस उम्र में। मैं इस काव्य पाठ का आरंभ करने के लिए यहाँ 14 कवि मंच पर हैं। 2 मंच संचालक आएंगे। पहले 7 कवियों का संचालन जो करेंगे उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आपकी ये जो चहल पहल उठ बैठ है ये पूरी तरह से पूर्ण शांत हो जाए। जब लगेगा कि आप पूरे धैर्य चित्त से आप सुनने के लिए तैयार हैं, तब मैं पहले कवि को बुलाऊंगा, क्योंकि मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। नया कवि है और आप अभी हलचल में हैं, तो पहला कवि हलचल में ना निपट जाए, इसकी चिंता मुझे। अग्रवंशी जी ठीक कर रहा हूँ मैं शायद? पहला कवि जब आए तो उसको सुनने वाले चित्त मिलने चाहिए। ये कवि ये चाहते हैं कि जरा देख लें आपके हाथों में कुछ करंट बचा भी है कि नहीं। ये जो आपकी जो हथेलियां हैं इनमें कुछ है कि नहीं जानना चाहते हैं। ये काफी है या थोड़ा सा और आना चाहिए? जरा जोरदार तालियां बजाइए आप इनके, क्योंकि कवि सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। आज के इन कवि सम्मेलन के प्रथम 7 कवियों का मंच संचालन करने के लिए दिल्ली के कवि श्री जितेंद्र जीत को मैं आमंत्रित करता हूं। जरा एक बार जब भी कवि आए उनको तालियों से आमंत्रित कीजिए। जितेंद्र जीत, आप उधर